गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसे अब तक हमने किंगडम प्रोटिस्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आज हम लोग फंजाई कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फंजाई, सबसे पहले तो ये पता होगा, आर.एस. विटेकर क्लासिफिकेशन सभी लोग पढ़ चुके हो, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि किंगडम, जो टर्म फंजाई था, इस किंगडम को किसने इंट्रोड्यूस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? कुछ याद आ रहा है? पिछला या सारा साफ है? इसको आर.एस. विटेकर सर ने ही इंक्लूड किया था। कब दिया था आर.एस. विटेकर सर ने अपना क्लासिफिकेशन? 1969। इस तरीके से आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको भी बहुत इजीली चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, कुछ इसके बारे में थोड़े से शॉर्ट नोट्स एक बार देख लेते हैं। जब वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर उसके आगे एनसीईआरटी की ये लाइनें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट किंगडम विच इज फंजाई, गिवन बाय आर.एस. विटेकर सर। तो ये सबसे पहले फंजाई वर्ड जो है, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी इसकी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी एक्चुअल में ही ये किससे, अब 2 वर्ड से मिलकर बना है, माइको प्लस लॉजी। माइको में भी, माइको का मतलब क्या होता है? माइकीज। माइकीज मीन्स दिस टर्म डिनोट्स मशरूम एंड द लोगस, लोगस इज रिफर टू एज स्टडी, यानी कि मशरूम या ऐसा किंगडम जिसमें हम लोग मशरूम के बारे में या मतलब उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं, इट इज़ नोन एज माइकोलॉजी। तो और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, हु स्टडी अबाउट द फंजाई, और दो साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द फंजाई, दे आर नोन एज माइकोलॉजिस्ट। तो अब बात आती है कि कुछ मतलब फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट का तो पता ही होना चाहिए हमें, ठीक है। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट हमारे कौन कौन से हैं? तो बस ये 3 ही याद रख लो, यही सफिशियंट है। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट अगर ज़रूरत पड़ती है कभी तो आपको पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ केसी मेहता सर हैं, जिन्होंने रस्ट पे काम किया था पक्सीनिया जीनस में। जेसी लूथरा सर हैं, उन्होंने स्मट पे काम किया था, ये भी पक्सीनिया पर ही किया गया था। और थर्ड वन इज़ बीबी मुंडेकर। तो ये कुछ फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। उसके बाद में जो टर्म है फंजाई, वो किसने दिया था? तो सबसे पहले टर्म फंजाई दिया था बॉहिन सर ने, ठीक है। बट अगर बात करते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाएगा, तो वो किसको बोलते हैं? पीए मिशेली सर को कहते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसको कहा जाएगा? ये तो मतलब फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात थी तो पीए मिशेली, बट अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो आप आंसर क्या करेंगे? डी बेरी सर, ठीक है। और अगर बात की जाती है कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो इंडियन माइकोलॉजी की जब बात की जाएगी तो आपका आंसर होना चाहिए ई.जे. बटलर, ठीक है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं अबाउट द फंजाई किंगडम, इसको आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए। जहाँ भी आप फंजाई के मतलब कुछ भी शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो, कुछ भी है, सो प्लीज़ राइट डाउन। उसके बाद चलते हैं, इसका हैबिटेट कैसा होता है। तो इसके हैबिटेट की अगर बात की जाए तो फंजाई आप जनरली खुद से सोच के देखो कि मतलब क्या कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए इसको, या कोई ऐसी खास जगह चाहिए? बस इसको इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए, वार्म प्लेसेस हों, और फिर क्या होगा, आराम से फंजाई वहाँ पे ग्रो कर जाता है। और ये कैसा होता है, स्पेशली ये मतलब गर्मियों के मौसम में, या मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन जब होती है तो उस कंडीशन में ये ग्रो करता है। अगर जिन्होंने कभी नहीं देखा फंजाई, उन्होंने एटलीस्ट इतना तो देखा होगा कि आप ब्रेड लेकर के आते हो, ब्रेड का पैकेट आपने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस कंज्यूम कर लिए, कुछ छोड़ दिया, ठीक है। जब छोड़ देते हो तो कुछ टाइम बाद उसमें ग्रीन ग्रीन सा उनके किनारे या फिर बीच में मतलब जो ग्रो कर जाता है, वो फंजाई है। अभी विंटर सीजन था, सबने ऑरेंज बहुत अच्छे से मतलब घर में आ रहे होंगे बल्क अमाउंट में, कुछ खाए जाते हैं, कुछ एज इट इज़ पड़े हैं उसी फ्रूट बास्केट में। तो क्या है, उसमें कुछ रखे रखे कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर क्या होता है, फंगस ग्रो कर जाता है। जो ग्रो कर जाता है ना, वही फंगस कहलाता है। रोटी आप
कुछ दिन के लिए छोड़ दो, 2-3 दिन के लिए अगर ऐसे रख दिया आपने, नहीं खाया है, तो एज इट इज़ अगर वो पड़ी है तो उस पर भी क्या है, फंगस ग्रो कर जाएगा। तो ये डेली रूटीन में आपको मतलब इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि फंगस कहाँ कहाँ पे ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी। तो फंगस का जो हैबिटेट है, सबसे पहले वो क्या होगा, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन या यूबिक्यूटस कहेंगे इसे, वर्ल्ड वाइड मतलब हर जगह पाया जाता है। कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सिंगापुर में ही ग्रो करेगा, इंडिया में नहीं करेगा, या इंडिया में ग्रो कर रहा है यूके में नहीं करेगा, हर जगह होगा। कहाँ पे ग्रो कर सकता है, डार्क, डैम्प और वार्म प्लेसेस में, ठीक है। इसलिए गर्मियों में ही जनरली क्या होती है, दांत खाज खुजली की बीमारियां होती हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मोस्टली वैसी कंडीशन में होती हैं। और थोड़ा मॉइस्ट भी रहता है, मतलब ह्यूमिडिटी भी रहती है इन्वायरमेंट में। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो जनरली 30 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ये कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो वेरी फ्यू इन वाटर, पानी में भी कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं। और पानी में मतलब एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है आगे, सेप्रोलेग्निया, जो कि साल्मन डिजीज ऑफ फिशेस कॉज करता है। उनकी मतलब उन साल्मन फिशेस सबको पता होगा, नहीं पता है तो गूगल करोगे तो देखोगे कि उसका फ्लैश जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो उसमें भी ये डिजीज कॉज करता है, कौन, फंगस। और कैसा चाहिए इनको पीएच, एसिडिक पीएच चाहिए होता है। और इसीलिए इनको और किस नाम से जानते हैं, तो वेजिटेबल वल्चर के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको नेचुरल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। वेजिटेबल वल्चर इसलिए क्योंकि सब्जियां कुछ देर के लिए तुम कुछ टाइम के लिए ऐसे खुली छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये आराम से आकर के उस पर लग जाता है और उसको स्पॉइल कर देता है। तो ये कुछ जनरल बातें हो गई अबाउट द किंगडम फंजाई। अब जैसे हम बात कर रहे थे इसके हैबिटेट के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो जनरली तो टेरेस्ट्रियल ही है, कुछ स्पीशीज इसकी एक्वेटिक हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने एक्वेटिक लिया है, उसके बाद में कुछ स्पीशीज इसकी कैसी हैं, कॉप्रोफिलस हैं, कुछ हैं केराटिनोफिलस हैं, और कुछ हैं जो लिग्निकोलस हैं। तो एक्वेटिक से तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ पे पाया जा रहा है, फाउंड इन वाटर ना। ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, फाउंड इन वाटर। और इसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज, जो क्लास है हमारी, उसी क्लास का एक मेंबर है सेप्रोलेग्निया। ये यही फंगस है, सेप्रोलेग्निया ही क्या है, ये फंगस है। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन गिल्स ऑफ फिशेज। और कौन सी फिशेज में है ये, मतलब फिशेस के गिल्स में पाया जाता है। और कौन सी बीमारी कॉज करता है, साल्मन डिजीज ऑफ फिशेस। और इसमें डाइप्लेनेटिज्म एक मैकेनिज्म है, वो भी देखने को मिलता है, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, ये है हमारा कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस एज नेम इंडिकेट्स, कॉप्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, जो कि किस पे, किसी के मतलब फीसेस पे, ग्रो ऑन डंग। ऐसे कॉप्रोफिलस एनिमल का भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे रैबिट होता है, वो क्या करता है, अपने एक्सक्रीटा को दोबारा से खा लेता है। तो जो फंगस डंग पे ग्रो करेंगे दे आर कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस। और इसका एग्जाम्पल है म्यूकर म्यूसिडो, इसीलिए इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डंग मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज केराटिनोफिलस। केराटिन एज नेम इंडिकेट, केराटिन मीन्स क्या है, केराटिन किसको रिप्रेजेंट करता है, कहाँ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में, अगर आप सोच के देखिए तो नेल्स, हेयर्स, इन सब में क्या है, केराटिन होता है। तो ये ग्रो ऑन हेयर्स, हूप्स, जानवरों के मतलब खुर में भी पाया जाता है, नाखूनों में भी पाया जाता है, और सींग पे पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है क्राइसोस्पोरियम जीनस जो है, उसकी कुछ स्पीशीज जो है वो केराटिनोफिलस होती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लिग्निकोलस जो है वो एज वर्ड लिग्निन क्या है, वो वुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, सिंपली ग्रो ऑन वुड। और इसका एग्जाम्पल है प्लूरोटस। ऐसे ही सीधे लर्न कर लो, इतना सफिशिएंट है। तो ये हो गई बात इसकी हैबिटेट की। दोस्तों अब तक हमने इसका हैबिटेट देखा था, अब हम आगे देखते हैं कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करने से पहले सेल वॉल, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि सेल वॉल इनका किसका बना होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड का
कंपोजिशन होता है। और काइटिन खुद क्या है, नैग का होमोपॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब बात करते हैं कि इसमें दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है हेट्रोट्रॉपिक और दूसरा है सिम्बायोटिक, या इसी को म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक की जब बात की जाएगी तो उसमें बेसिकली दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, एक है सेप्रोफिटिक और दूसरा है पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब जो कि मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। और जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग होस्ट पे अपना लाइफ स्पैन कंटिन्यू करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल है राइजोपस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं राइजोपस, जिसको कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। और दूसरा है म्यूकर म्यूसिडो, यानी कि जिसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये क्या है, डंग मोल्ड है, कोप्रोफिलस कैटेगरी में आता है। और पैरासाइट की बात की जाए तो पैरासाइट यानी कि लिविंग होस्ट पे रहेगा, तो पैरासिटिक का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसी को सिस्टोपस कैंडिडा भी कहते हैं। मैं इसकी स्पीशीज भी साथ में लिख देती हूँ, एल्बिगो कैंडिडा, या इसी को हम सिस्टोपस कैंडिडा के नाम से भी जानते हैं। जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत भी मतलब विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने कभी देखा होगा अगर फील्ड में जाके, तो जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं उस पर ऐसे स्पॉट्स गोल गोल से ऐसे, जैसे सपोज कर लो ये लीफ है, इस लीफ पे ऐसे स्पॉट्स ऐसे हल्के हल्के ब्राउन कलर के पड़ जाते हैं। यही क्या होता है, पैरासाइट, यही पैरासाइट जो है एल्बिगो ही वहाँ पे रहना शुरू कर देता है और उसको मतलब खाने लगता है। तो ये हो गया पैरासिटिक का एग्जाम्पल, किस पे पाया जाएगा, फाउंड ऑन मस्टर्ड लीव्स। अब बात करें अगर सिम्बायोटिक की, तो सिम्बायोटिक में आता है हमारे पास, एक है लाइकन और दूसरा है माइकोराइजा। लाइकन जैसे सब लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, ये किसका कंपोजिशन होता है, एल्गी प्लस फंजाई, यानी कि एल्गल और फंगल दोनों के कंपोजिशन से मिलकर के बनता है। और अगर माइकोराइजा की बात की जाए तो माइकोराइजा क्या है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि हायर प्लांट्स की रूट्स में क्या होता है, इस फंजाई का एसोसिएशन होता है, जो कि एक तरीके का क्या है, पॉजिटिव बेनिफिट है। मतलब अगर प्लांट की रूट में अगर ये फंजाई नहीं अवेलेबल होगा तो ये फंजाई क्या करता है, कुछ तरीके मतलब कुछ हाइफी डेवलप कर लेता है, और वो हाइफी क्या करते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो और तरीके का मतलब जो भी उस प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है उसको सक करते हैं, और सक करके प्लांट को देते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए एक रिसर्च भी हुई थी बहुत पहले, तो उन्होंने क्या किया, लैब में पाइन ट्री ग्रो करवाया। तो जब उसमें देखा, मतलब उन्होंने इस फंगस को नहीं ऐड किया, तो देखा कि मतलब वो प्लांट बहुत अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बट उन्होंने जब उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जब उन्होंने इस ग्लोमस फंजाई को मतलब इनको ऐड किया, तब फिर देखा कि वो प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। तो यही रीज़न होता है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि सारे फंजाई जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल ही हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए प्लांट्स के लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। तो माइकोराइजा का अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, पाइनस ट्री, ठीक है, पाइनस ट्री में ये पाया जाता है। अब इसमें भी माइकोराइजा भी जो है वो दो तरीके का हो जाता है, दो भागों में, मतलब फिर से इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, एक है एक्टोमाइकोराइजा और एक है एंडोमाइकोराइजा। वैसे बहुत डिटेल में बताने को बता सकते हैं, बट मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ रिक्वायरमेंट है। अगर ज़रूरत है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी। तो एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल जो है वो एमेनिटा है, ठीक है, एमेनिटा फिलोइडिस, वैसे वो वाला है, जहरीला मशरूम है, लेकिन फिलहाल एक्टोमाइकोराइजा में ही ये भी आता है एमेनिटा, और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज से। और एंडोमाइकोराइजा की बात की जाए तो ग्लोमस फंजाई की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। यहाँ पे वैम वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब चलते हैं इसके थैलस के बारे में, देखते हैं कि इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसकी थैलस बॉडी जो है वो कैसी है, लॉन्ग सिलेंडर
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंपल सा धागे जैसा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहला रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइफी कहते हैं। ठीक है, सिंगल थ्रेड है, बस ऐसे एक सिंगल धागा जैसा पड़ा हुआ है और वही क्या कहला रहा है, हाइफी। बट अगर बहुत सारे धागे जो हैं वो इंटेंगल्ड हो जाते हैं, इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है इस तरीके से, मतलब ये मिल जाते हैं। और ऐसे आप लोगों ने देखा होगा विंटर में मम्मी लोग पहले ऊन का लच्छा सा लेकर के आती हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करती हैं, गोल 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 करके बॉल बना लेती हैं। तो जब सिंगल सिंगल धागा है, जैसे सिंगल सिंगल ऊन पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, वो हमारा हाइफी कहलाता है। लेकिन जब मम्मी उसका एक बॉल सा बना देती हैं, ऊन की जो बॉल बना देती हैं, तो वही क्या कहलाता है, माइसीलियम। यानी कि माइसीलियम क्या है, हाइफी, बहुत सारे हाइफी इंटेंगल्ड टुगेदर, या कह सकते हैं सिंपली नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो भी +1 +2 वाले स्टूडेंट्स हैं जैसे, उनको तो बहुत अच्छे से ये बेसिक्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हाइफी की जब भी बात की जाएगी तो सिंगल थ्रेड, या यूं कह सकते हो कि जो माइसीलियम है, माइसीलियम की अगर यूनिट पूछता है आपसे कोई, तो माइसीलियम की यूनिट क्या हो जाएगी, हाइफी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। तो हाइफी सिंगल थ्रेड है, और जब बहुत सारे थ्रेड मिल करके आपस में उलझ जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब थैलेस स्ट्रक्चर भी इसमें देखो बेसिकली 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल का होगा, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और कुछ फंजाई जो हैं वो फिलामेंटस भी हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो मोस्टली जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली या मोस्ट अबेंडेंट जो हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ही हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ही हैं जो यूनिसेलुलर हैं, और कुछ है जो फिलामेंटस देखे जाते हैं। तो अगर बात की जाए यूनिसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर में 2 तरीके के फिर से आते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, और दूसरा है यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट। एज द नेम इंडिकेट्स, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक सिंगल सेल से बना हुआ है, और उसके अंदर क्या है, एक ही न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जा रही है यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट की, तो सेल तो सिंगल है, एज आई हैड ट्राई टू शोन इन द डायग्राम। सेल सिंगल है, बट इसके अंदर क्या है, देखो आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं ना, पिंक कलर का ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये सेल बॉडी है। तो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट का एग्जाम्पल हमारा सबसे प्यारा ईस्ट, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, ये हमारी ब्रेड इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़फुल है, और अल्कोहल के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं कि सारे फंगस जो हैं वो मतलब नेगेटिव ही उनका इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे लिए पॉजिटिव भी हैं। जब अभी आगे आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी जनरली हमको क्या पता होता है, फंगस में एक क्या है, मशरूम है, और उसे हम खाते हैं। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल पहला क्या हो गया, एक हो गया ईस्ट, और दूसरा है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आप याद कर लीजिए यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट के लिए। और यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट की जब बात की जाएगी तो प्लाज्मोडियम याद है, अभी हमने पिछले प्रोटिस्ट में स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा था, वहाँ पे क्या देखा था हमने कि प्लाज्मोडियम कैसा होता है, कि मतलब जो पत्तियाँ होती हैं, ट्विग्स होते हैं जो मतलब डेड होते हैं, पड़े रहते हैं, उस पर एकदम से ऐसे ये पानी की तरह मतलब फ्लोट करता रहता है। अब देखा इसने कोई डेड लीफ पड़ी है, उसको इनगल्फ कर लिया, उसको मतलब खा लिया, और खाने के बाद में फिर आगे बढ़ा, फिर देखा कुछ ऐसा और भी मतलब डेड ट्विग्स हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब उसको मिल गई, उनको भी क्या किया, खाता चला गया। तो इसका यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट का एग्जांपल आता है स्लाइम मोल्ड्स, और ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, मिक्सोमाइसिटीज को। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी, मतलब शायद आप सभी को पता भी होगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मे बी इट इज़ न्यू फॉर देम। तो होता क्या, जैसे देखो हम अपना खाना खाते हैं तो हम पहले खाना मतलब मुंह में लेते हैं, मतलब हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है, हमारे ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में कुछ सलाइवा सिक्रीट होता है, और फिर हम उसके साथ अपने फूड को च्यू करते हैं, और फिर उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, निगलते हैं। निगलने के बाद में स्टमक में जाता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, और मतलब वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन इसके फंगस के केस में क्या होता है पता है, ये क्या करता है, ये मतलब कोई फूड देखा है इसने, वहाँ पे है ये पहले ही डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर देगा। ठीक है, ये कह दो कि मतलब एक तरीके से पहले ही थूक देता है वहाँ पे, और क्या कर देगा,
वहाँ पे इसने पहले ही मतलब डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट कर दिए। अब वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उस फूड को मतलब और ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं और ज़्यादा इजी हो जाता है इसके लिए कि मतलब ये उसको आराम से क्या करता है, खा लेता है। तो ये एक मतलब इसका स्पेशल फीचर भी है। तो यहाँ पे ये हमारा थैलेस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात कर रहे थे हाइफा की। तो हाइफा क्या था, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। इसमें भी क्या होता है कि कुछ हाइफी जो होते हैं वो ए सेप्टेट होते हैं। सेप्टा मतलब कि डिवीज़न, बस ये कह सकते हो कि हाँ मतलब पार्टीशन हो गया, बांट दिया उसको दो भागों में। और कुछ होते हैं जो सेप्टेट होते हैं। तो ए सेप्टेट जो होगा वो सीधी सी बात है, जब उसमें कुछ डिवाइड हुआ नहीं तो न्यूक्लियस तो ढेर सारे हो ही जाएंगे, तो वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। जैसे देखो ये एक सिंगल हाइफी है, ठीक है, एक सिंगल हाइफा है और इसमें देखो कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। और ये एग्जांपल किसका है, फाइकोमाइजेटीज क्लास के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बियर करते हैं। अब बात करते हैं सेप्टेट की। तो सेप्टेट में भी फिर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट और एक होता है सेप्टेट बाइन्यूक्लिएट, या इसी को हम लोग डाइकैरियोटिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट। अब देखो ये हाइफी था, सिंगल हाइफी था, इसमें क्या हो गया, सेप्टा बन गए। ये इस तरीके से सेप्टा दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पे पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हो तो गया लेकिन तब भी ये कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। और ये एग्जांपल कौन सी क्लासेस का है, तो ये ए बी डी ऐसे करके याद कर लो। एस्को में भी देखने को मिलता है, बेसिडियो ड्यूटीरो में भी। आप सोच रहे हो मैम क्लास क्लास बताए जा रहे हो, ये सब क्लासेस के, तो ये क्लासेस आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है। 4 क्लासेस दी गई हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज, जो कि हम आगे, अभी तो हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब जनरल कैरेक्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आगे इन क्लासेस के बारे में भी कुछ स्पेशल फीचर्स देखेंगे। अब बात आती है सेप्टेट बाइन्यूक्लिएट की, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सेप्टा तो था ही, और सेप्टेशन के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे एक चैम्बर में हमें दो दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ये स्पेशल फीचर सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का ही है, ठीक है। तो ये हमारा हाइफा, यहाँ पे हाइफा के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। तो अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ एक बार लाइन टू लाइन देख लेते हैं। किंगडम फंजाई ऑल्सो कॉल्ड, इसकी स्टडी माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी, कैसी डाइवर्सिटी शो करते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मतलब अपीयरेंस में भी और हैबिटेट में भी बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहीं से क्या है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा टिश्यू लेवल या फिर मतलब उस तरीके से मल्टी सेलुलरिटी देखने को ही मिली है, क्योंकि अब तक हमने जो मोनेरा और प्रोटिस्टा कंप्लीट किया था वो तो सारे यूनिसेलुलर ही थे। अब यहाँ से मल्टी सेलुलर और थोड़ा सा टिश्यू लेवल की चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने इतना तो देखा ही होगा कि मतलब जो भी खराब ब्रेड होती है या फिर जो फ्रूट्स, मैंने बोला ना कि आप लेके तो चले आते हो, लेकिन क्या है, आप अगर सारे आपने नहीं खाए, कुछ ऐसे पड़े रह जाते हैं तो आराम से, और ये ऑरेंज वगैरह में तो बहुत इजीली आपको देखने को मिला होगा। द कॉमन मशरूम यू ईट, और फिर और फंजाई क्या है, कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं। एंड टोड स्टूल्स, जो टोड स्टूल्स होते हैं वो भी क्या होता है, एक तरीके का फंजाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे फंजाई जो हैं वो एडिबल हैं, वो भी क्या होते हैं, टोड स्टूल्स भी मशरूम है लेकिन उसे नहीं खाया जाता है। अब है वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, जो अभी मैंने बताया था सिस्टोपस कैंडिडा या एल्पिगो कैंडिडा, वो क्या है, वाइट स्पॉट्स, मतलब हाँ सॉरी मैंने वहाँ पे ब्राउन बोला था, वो वाइट स्पॉट्स होते हैं। मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू, वो कैसा फंजाई था, पैरासिटिक फंजाई था। सम यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल आप तो बता दो, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, क्या है वो, ईस्ट है। आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, दोनों चीज़ों में यूज़फुल है। अब ब्रेड के लिए जो होता है वो इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है और ब्रेवर्स ईस्ट भी बोला जाता है। तो ईस्ट क्या है, ब्रेड और बियर इंडस्ट्री दोनों के लिए यूज़फुल है। अगर बात की जाए
ब्रेड इंडस्ट्री में तो इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, और अगर बात की जाए बियर वगैरह के लिए तो इसको ब्रेवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। और ये क्या क्या इसका स्पेशल फीचर होता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी। इसमें विटामिन बी जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज, ठीक है, वो डिजीजेस कॉज करती हैं, जैसे किसमें, प्लांट्स में, एनिमल्स में। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। और मैंने अभी बताया भी था कि व्हीट रस्ट से रिलेटेड कौन है, हमारे केसी मेहता सर हैं। और अगर स्मट की बात की जाए तो जेसी लूथरा सर हैं। तो ये मतलब चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स वाई आई हैड एडेड इन दिस लेक्चर। अब है नेक्स्ट, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ हैं जो एंटीबायोटिक्स की सोर्स हैं, यानी कि पेनिसिलियम की बात की जाए। अब फंजाई कैसा है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसा है, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अगर इन एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह। एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स पे भी पाया जाता है। प्लांट्स का एग्जांपल जैसे हमने पहले अभी देखा ही है कि कौन सा था, ये एल्बिगो कैंडिडा था। एनिमल्स पे मैंने डिस्कस किया था सेप्रोलेग्निया वगैरह, इस तरीके से हो गए। और बहुत सारे, हम खुद भी तो क्या है, एक सोशल एनिमल है। फंगस हो जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है सिर में, केराटिनोफिलस एल्गी मतलब फंजाई है, वो कितना परेशान करती है। तो इस तरीके से हो गए। एयर में है, वाटर में सैल्मन फिश का एग्जाम्पल हो गया था। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री का चाहिए, इस हिसाब से ये क्या करते हैं, ग्रो कर ले जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों नहीं खराब होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन्हें इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, इसीलिए। यहाँ पे देखो लिखा भी है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो हम रेफ्रिजरेटर में फूड इसीलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें पता है उसको फंजाई को ग्रो करने के लिए उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहाँ पे नहीं ग्रो करेगा, हमारे फूड को या हमारे जो भी ईटेबल्स आइटम्स हैं उनको स्पॉइल नहीं करेगा। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम अपने खाने को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। अब इसमें क्या है, मतलब यूनिसेलुलर, अब तक तो हम लोगों ने यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा और मोनेरा पढ़ा था, और फंजाई कैसा था, मल्टी सेलुलर में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईस्ट एक एक्सेप्शन है, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट है। और यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, स्लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियम। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। यहाँ पे फंजाई जो है वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब बता दो क्या था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लॉन्ग सिंगल सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, हाइफी कह रहे थे। और जब नेटवर्क बन जा रहा था हाइफी का, तो वो क्या कहला रहा था, हमारा माइसीलियम। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो होते हैं वो बस ऐसे बड़े होते जाते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होते रहता है उनके साइटोप्लाज्म में। तो उस तरीके के हाइफी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक। सीनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, वो भी एक ही सिंगल साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वो डिवाइड तो हुआ नहीं, उसी सेम साइटोप्लाज्म में है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीनोसिटिक हाइफी। अदर्स है सेप्टा, और कुछ हैं जिसमें सेप्टा है या क्रॉस वॉल्स का फॉर्मेशन हो जाता है इन देयर हाइफी। अभी हम लोगों ने देखा था, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, काइटिन। काइटिन और कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। जैसा कि हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी देखा ही था थोड़ी देर पहले कि ये कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में भी कुछ थे जो सेप्रोफिटिक थे, कुछ थे पैरासिटिक थे, और कुछ हैं जो सिम्बायोटिक थे या मतलब म्यूचुअलिज्म शो कर रहे थे। तो मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स
एंड हेंस कॉल्ड सेप्रोफाइट। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्युबल वर्ड क्यों यूज़ किया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कहानी सी सुनाई थी ना कि मतलब ये क्या करता है, पहले ही जो भी मतलब इसका एडिबल फूड आइटम होता है वो उस पर क्या करता है, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट कर देता है, और फिर क्या करता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर ये उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि मतलब दांत है नहीं, कुछ वैसा है नहीं, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि चबाएगा, ऐसा कुछ करेगा, कुछ नहीं, सीधे क्या करता है, सिंपली कहो तो ये पहले थूक देता है, उसको गला देता है, और गलाने के बाद में फिर आराम से उसको सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सेप्रोफाइट्स हो गए। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, और जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं वो कैसे हैं, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सीधी सी बात है, जब उनका लिविंग होस्ट है तो फिर वो उस पर क्या कर रहे हैं, एज ए पैरासाइट वो रह रहे हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स, और कुछ है ऐसे जो सिम्बायोन्ट्स के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि एसोसिएशन विद एल्गा। अगर फंजाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ है तो वो लाइकन है, और अगर फंजाई का एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है तो वो क्या कहलाएगा, माइकोराइजा। और ये सारा हमने थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर बस यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है कि फंजाई का अगर रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन है तो वो क्या हो जाएगा, माइकोराइजा, और एल्गी के साथ है तो लाइकन हो जाएगा। अब बात आती है इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में देखो, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स से भी होगा। वेजिटेटिव मीन्स में 3 आते हैं, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फिजन है, और बडिंग है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि मतलब इन तीनों को हमने एसेक्सुअल मोड में क्यों नहीं रखा? तो एसेक्सुअल मोड में इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एसेक्सुअल स्पोर्स का बनना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is by spores. एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होगी, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगी। अब वो स्पोर्स क्या है, 3 तरीके के हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। कोनिडिया भी हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी हो सकते हैं, या जूस्पोर्स भी हो सकता है। जिसमें से जूस्पोर्स ही है वो जो कैसा है, इसी को हम लोग प्लेनोस्पोर्स भी कह सकते हैं। प्लेनोस्पोर्स यानी कि ये मोटाइल है, और ये दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं हमारे, कोनिडिया जो कि किसमें है, पेनिसिलियम में पाया जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स आ जाते हैं, और जूस्पोर्स आ जाते हैं। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज oospores, सेकेंड एस्कोस्पोर है, और थर्ड है बेसिडियोस्पोर्स। तो अगर कभी आपसे ऐसे डायरेक्ट बहुत एनसीईआरटी की बेसिस पे अगर देखा जाए तो मतलब एनसीईआरटी लेवल पे तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट हाँ इफ़ यू गो फॉर द टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स तो थोड़ा सा मतलब उसमें और डिटेल में इट में आस्क। तो सिंपली देखो, जैसे पूछ लेगा 4 स्पोर्ट्स का नाम दे दिया, कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर्स, और चौथा वाला कुछ भी मतलब एस्कोस्पोर दे दिया या ऊस्पोर दे दिया, तो बोलेगा इसमें से कौन सा है जो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में नहीं आता है। तो आपको क्या मतलब आप फिर क्या ऑप्ट करोगे कि oospore या जो एस्कोस्पोर है वो नहीं आता है। उसी तरीके से अगर बात की जाती है सेक्सुअल स्पोर्स की, तो सेक्सुअल स्पोर्स में हमारे पास oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये तीनों आते हैं। और इसी में अगर चौथा कुछ ऐड करके देते जैसे कंफ्यूज करने के लिए स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स, तो बस इतना सा पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखिए जो एस्कोस्पोर्स होता है वो एंडोजीनस होता है। अब इसको कैसे याद करोगे, ए और ई दोनों क्या है, वोवल साउंड करते हैं, तो मतलब थोड़ा इस तरीके से याद कर लो, एस्को एंडो, इस तरीके से। एस्कोस्पोर्स कैसा है, एंडोजीनस ओरिजिन का है। और बेसिडियोस्पोर्स की बात की जाए तो बेसिडियो कैसा है, एक्सोजीनस है, मतलब बेसिडियम के ऊपर लगते हैं, और एंडोजीनस में अंदर लगते हैं स्पोर्स। ये बात हो गई यहाँ पे। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स में ये स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि ट्री है, फ्लावर है, फ्रूट है, इस तरीके से नहीं, बट हाँ यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं
कुछ इस तरीके के ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे स्पोर्स भरे होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाता है, या इसी को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी भी कह सकते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। जो सेक्सुअल साइकिल है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगैमी, सेकेंड वन इज कैरियोगैमी एंड द लास्ट इज जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, यहाँ पे ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगैमी की अगर बात की जाए तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल। गैमीट मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, उस कंडीशन को प्लाज्मोगैमी कहेंगे। जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, कैरियोगैमी कहलाएगी। और फिर उसके बाद में जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए तो उसके बाद क्या बन गया, 2n बन गया। अब यहाँ पे क्या था, n अलग अलग थे, यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाती है, 2n बन जाती है। और फिर 2n में क्या होगा, अब क्योंकि सीधी सी बात है भाई, फंजाई है, इसकी थायरॉयड बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है, तो 2n ही थोड़ी वो कर जाएगा, उसको क्या होगा, इसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा। 2n फिर से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा रिडक्शन डिवीजन से, और रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। और यही हैप्लॉइड स्पोर्स क्या है, जर्मिनेट करके नया थैलस या नया माइसीलियम बना लेते हैं। तो ये हो गया अप टू एनसीईआरटी। अब उसके बाद इसमें एक जगह ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर एक डाइकैरियोन स्टेज बन जाती है। तो इसके लिए मैं पहले एक बार शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं, वहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने तरीके का देखने को मिला हमें, 3 तरीके का। सबसे पहले वेजिटेटिव, देन एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, वाया स्पोर्स, और उन स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं माइटोस्पोर्स। क्या बोलते हैं उन स्पोर्स को, माइटोस्पोर्स। और जो सेक्सुअल स्पोर मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी किसकी हेल्प से होता है, तो विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स। तो उन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, मियोस्पोर्स। तो सपोज करो कभी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोस्पोर एंड मियोस्पोर, तो माइटोस्पोर सिंपली डिनोट्स फॉर द माइटोसिस, और माइटोसिस किस में होगा, जहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी। और मियोस्पोर, मियो वर्ड रिप्रेजेंट्स व्हाट, मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ पे होगी, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी। तो आई होप ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आपको क्लियर होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा था, फिजन या बाइनरी फिजन। तो फंजाई में जो यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी कि कौन है, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उसी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो बाइनरी फिजन शो करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ईस्ट कौन से रिप्रोडक्शन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें, तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा बडिंग होता है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत अच्छा सा डायग्राम दे करके मतलब पूछा गया है, और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बहुत सारे मतलब टीचिंग लेवल के एग्जामिनेशंस में एंड ऑल्सो नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो ईस्ट का वैसे तो नॉर्मली बडिंग का ही ज़्यादा एग्जाम्पल मतलब दिया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस। बट कुछ ईस्ट की ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आता है बात फ्रेगमेंटेशन की। जब बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, राइजोपस में होता है, यानी कि ब्रेड मोल्ड। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ इसको नोट करते रहिए और इन सबके साथ साथ कॉमन नेम लिखते रहो, बिकॉज जितनी बार आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी में ये सब चीज़ें स्टोर रहती हैं। दिमाग भले भूल जाए, लेकिन जब कभी आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो एग्जाम में तो आप लिखोगे ना तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज स्क्लीरियोशम। ठीक है, स्क्लीरियोशम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन, स्क्लीरियोशम। ये क्या होता है, एक डार्क ग्लोबोस सा स्ट्रक्चर बनाता है, और ये किस में पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे करके होता है, ये ऐसे डार्क सा ब्लैक कलर का होता है ये। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एरगॉट फंजाई। और ये क्या करता है, पैरासाइट ऑफ राई प्लांट, यानी कि सीकल सीरियल पे ये
पैरासाइट रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये इम्पॉर्टेंट है और एक ये ईस्ट वाला इम्पॉर्टेंट है, बाकी फ्रेगमेंटेशन तो राइजोपस में होगा ही। ये हमारा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो कि क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, वाया एसेक्सुअल स्पोर्स। और एसेक्सुअल स्पोर्स भी हमारे कौन कौन से हैं, तो पहला है जू स्पोर। एज नेम इंडिकेट, जू मीन्स, जू किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो फ्लैजिला बियर करता है। दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड द थर्ड वन इज कोनिडिया। कोनिडिया किस में है, पेनिसिलियम में देखने को मिलेगा। बाकी इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू किया है, बट एनसीईआरटी वाले जो हैं उनके लिए यहाँ तक सफिशिएंट है, बट थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स की जो बात की जाती है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास जो है उसमें एब्सेंट होता है। इसमें बेसिकली 4 क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं। आगे क्लासिफिकेशन में वैसे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सबसे पहली है फाइकोमाइसिटीज, फिर है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स की बात की जा रही है वो कहाँ पे एब्सेंट है, हमारे बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसा हम बता चुके हैं पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने, 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी, यानी कि एन और एन था, दोनों फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस होती है और फिर क्या होता है, एन, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ से क्या होते हैं, बन जाते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास है उस क्लास में सेक्स ऑर्गन्स ही एब्सेंट हैं, इसलिए इस क्लास को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, या इसको डस्टबिन ऑफ फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, डस्टबिन ऑफ फंजाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स इसमें क्या है, इस क्लास में एब्सेंट हैं। और एसेक्सुअल स्पोर्स किस में एब्सेंट थे, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो जो भी नोट्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको तो आप मतलब स्पेशली नोट करते चलिए। तो ये बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है रिप्रोडक्शन की। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप अगर चाहते हो तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इसमें देखो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। जो माइटोस्पोर्स हैं हमारे, वो इनका जो ओरिजिन की बेसिस पे ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला जो है वो एक्सोजीनस स्पोर्स हैं और दूसरा है वो एंडोजीनस है। एक्सोजीनस मतलब कि जो बाहर लग रहे हैं और एंडोजीनस मतलब जो अंदर की तरफ लग रहे हैं, जो भी थैलॉइड बॉडी या फ्रूटिंग बॉडी है उसके अंदर लग रहे हैं। तो एक्सोजीनस की जब बात की जाएगी तो सबसे पहले आता है कोनिडियोस्पोर्स, या जिनको हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, कोनिडिया से। क्या है इनका, प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स। ठीक है, स्पोर्स हैं लेकिन किस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोनिडियोफोर पे। ठीक है, कैसे होते हैं, बाय नेचर नॉन मोटाइल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। और नॉन मोटाइल हैं इसीलिए नॉन मोटाइल के लिए हम लोग एक टर्म और यूज़ करते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स, यानी कि इनमें क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट है। ओके, तो ये सपोज दैट ये देखो ये क्या था, एक थैलस है, थैलस के ऊपर ये ऐसे लगा हुआ है कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स, और कोनिडियोफोर्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, हमारा कोनिडिया लगा हुआ है। गॉट इट। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में सब एक्सोजीनस कौन है, कोनिडिया है। और कोनिडिया कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि एस्कोमाइसिटीज़ के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इन्हीं दोनों में क्या हमें देखने को मिलता है, कोनिडिया देखने को मिलता है। और बात अगर की जाए ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की तो इसमें सेक्सुअल स्पोर्स तो वैसे ही एब्सेंट हैं। अब एसेक्सुअल ही प्रेजेंट है, और एसेक्सुअल में भी कौन सा वाला प्रेजेंट है, तो क्या बताओगे आप, कौन सा प्रेजेंट है, कोनिडिया प्रेजेंट है इसके पास। ओके,
अब बारी आती है एंडोजीनस की। एंडोजीनस स्पोर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज मोटाइल स्पोर्स, और इसमें भी फिर नॉन मोटाइल आ जाते हैं। दोज विच आर मोटाइल कॉल्ड एज प्लेनोस्पोर्स, विच आर नॉन मोटाइल आर कॉल्ड ए प्लेनोस्पोर्स। जो प्लेनोस्पोर्स हैं मैंने पहले ही बताया था अभी एनसीईआरटी में कि उनको क्या बोलते हैं, जूस्पोर्स, मीन्स हैविंग फ्लैजिला। नेचर कैसा है उनका, थिन वॉल्ड है, फ्लैजिलेटेड हैं, ओके। डिस्पर्स विद वाटर करंट, पानी के करंट के साथ क्या करते हैं, इजिली स्विम करके चले जाते हैं। और ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक फंजाई में पाए जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो फ्यू मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, मैंने बताया था ना PABD, तो सबसे पहली जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग प्लांट फंजाई या ग्रीन फंजाई के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है सेप्रोलेग्निया और सिंकाइट्रियम। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, एंडोस्पोर और एंडोजीनस, और एंडोजीनस में भी कौन सा है ये, जूस्पोर। जू क्यों, क्योंकि देखो सेप्रोलेग्निया की अगर बात की जाए तो इसमें एक स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइप्लेनेटिज्म। इसमें क्या होता है कि मतलब जो भी इसका फ्रूटिंग बॉडी है, जो भी वो थैलस होता है, इसमें दो तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक पीयर शेप्ड होता है और एक किडनी शेप्ड होता है। तो मतलब इसकी लाइफ साइकिल में कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि इसको मतलब थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंट पीरियड में जाना पड़ता है, ये ऐसा कुछ होता है मतलब। तो ये क्या करता है, ये मतलब इसके पास दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, तो ये दोनों को यूज़ करता है। ये मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे मतलब इस कॉन्सेप्ट पे मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है 2 मिनट का, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डाईप्लेनेटिज्म। डाईप्लेनेटिज्म हमें सेप्रोलेग्निया में देखने को मिलता है। और जूस्पोर्स का एग्जाम्पल है क्यों, हैविंग फ्लैजिला, ठीक है। सिंकाइट्रियम, तो ये हो गया एंडोजीनस जूस्पोर्स में, एंडोजीनस में मोटाइल और मोटाइल में कौन से, जूस्पोर्स। अब बात आती है नॉन मोटाइल की। नॉन मोटाइल की जब बात आई तो क्या हो गया, वैसे ही जैसे नाम लिया नॉन मोटाइल, तो कैसे हो गए, ए प्लेनोस्पोर। ए मीन्स एब्सेंट, ठीक है, और क्या एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है। इसमें भी दो तरीके के आते हैं, एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स और एक होता है क्लेमाइडोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स की जब बात की जाती है तो ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड हैं, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ए प्लेनोस्पोर्स में आ रहे हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, तो इसकी कुछ जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं फाइकोमाइसिटीज की, ये किस में था, ये एक्वेटिक में था। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। जूस्पोर्स जो है वो एक्वेटिक फंजाई में, फाइकोमाइसिटीज की कुछ एक्वेटिक फंजाई जो हैं उसमें आएगा, और उसमें दो ही आती हैं, मतलब दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सेप्रोलेग्निया और सिंकाइट्रियम। बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोरेंजियोस्पोर्स तो ये कैसे हैं, थिन वॉल्ड, फ्लैजिला एब्सेंट हैं, और ये किसमें, टेरेस्ट्रियल मेंबर्स, जो फाइकोमाइसिटीज के टेरेस्ट्रियल मेंबर्स हैं उसमें देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं, राइजोपस एंड म्यूकर, इन दोनों में कैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये एग्जांपल्स लर्न कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऐसे एग्जांपल्स से ही मतलब क्वेश्चन दे देगा, या मतलब 3 दे देगा, चौथा गलत दे देगा, या आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि मैच द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन की बातें पूछ लेता है। सो यू ट्राई टू लर्न द एग्जाम्पल्स। उसके बाद बारी आती है क्लेमाइडोस्पोर्स की। क्लेमाइडो में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, H आ रहा है, तो ये कैसा है, थिक वॉल्ड है, ठीक है, थिक वॉल्ड है। और ये किस में देखने को मिलता है, ये अस्टिलागो में देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होगे कि अस्टिलागो किसका मेंबर है, ये बताइए, अगर किसी को पता है तो बताओ। ये बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में अभी हमने क्या पढ़ा था, जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पे मतलब उस क्लास में जैसे ड्यूटेरो की बात की थी तो वहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट थे। तो हमने जब एसेक्सुअल की बात की थी तो एसेक्सुअल में कौन सी क्लास थी जिसके मतलब कौन सी क्लास थी जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट थे, तो वो कौन सी थी, बेसिडियोमाइसिटीज। अब आप सोच रहे हो कि बेसिडियोमाइसिटीज में तो एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट हैं,
फिर यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों है, तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में एस्टिलाको पक्सिनिया मतलब स्मेट फंजाई और रेस्ट फंजाई ये दोनों बेसिडियो के ही एग्जाम्पल है, मशरूम वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। और क्लमाइडोमोनास कैसे हैं, ऐसे याद करना इसको, क्लमाइडो में CH आता है, ये भी H है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, 3 थिन वॉल्ड दे करके चौथा थिक वॉल्ड दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा है, थिन वॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप लर्न कर लीजिए। बाकी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ये सेक्सुअल में क्या देखा हमने, उनको पहले एक्सोजीनस एंडोजीनस के बेसिस पे डिवाइड किया। एक्सोजीनस में क्या था हमारा, कोनिडिया आता है। कोनिडिया किस में देखने को मिल रहा है, 2 ही क्लासेस, एस्को और ड्यूटीरो में। एस्को में एस्परजिलस और ईस्ट देखने को मिला था, और कुछ मेंबर्स जो थे वो ड्यूटीरो में थे। उसके बाद बात करते हैं एस्परजिलस और पेनिसिलियम में था। उसके बाद जब बात करते थे हम एंडोजीनस की, तो एंडोजीनस में भी फिर 2 तरीके के आ जाते हैं। एक होता है जूस्पोर जो कि मोटाइल है, और दूसरा है नॉन मोटाइल वाले में कौन कौन था, स्पोरेंजियोस्पोर्स और हाँ बोलो क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकॉल करो, ठीक है। अगली स्लाइड पे जाने से पहले वीडियो को पॉज करो, उसको रिकॉल करो, जो चीज़ नहीं याद हुई है तुरंत की तुरंत उसको फिर से लिखो, ठीक है। तुरंत तुरंत करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में फिर जब एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा तो भले आप वीडियो को 2x पे करके आराम से एक बार ऐसे सरसरी निगाह से देख सकते हो। नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी में मैंने बताया था कि 3 तरीके के स्पोर्स आते हैं, कौन कौन से, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करता है, कौन सा है इसमें से जो सेक्सुअल स्पोर नहीं है, या वहाँ 3 दे करके चौथा इसमें से कोई डाल देगा, कौन सा है जो एसेक्सुअल स्पोर नहीं है। तो ये सिंपल है, ऐसे याद कर लो। ABO ऐसे होता नहीं है ब्लड ग्रुप, ऐसे भी याद कर सकते हो। ABO ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, यानी कि गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। स्टेप्स मैंने कौन कौन से बताए थे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड द फाइनल वन इज जाइगोटिक मियोसिस। और यहाँ से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो कि फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करके क्या बनाएंगे, मतलब जर्मिनेट करेंगे यही, और इनटू न्यू हाइफी या माइसीलियम। ओके, सो प्लाज्मोगैमी में क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमीट्स। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 2 गैमीट्स लिए हैं, एक मतलब इसीलिए मैंने इसको कलर डायग्राम बनाया है, अलग अलग स्ट्रेन को अलग अलग उससे दिखाने की कोशिश की है। स्ट्रेन मतलब अलग अलग न्यूक्लियस को। तो ये प्लाज्मोगैमी मतलब ये देखो यहाँ पर 2 अलग अलग सेल, इनका क्या हुआ, फ्यूज, मतलब इनका प्रोटोप्लाज्म सिर्फ फ्यूज हुआ है, बाकी न्यूक्लियस क्या है, एज इट इज़ पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि मेल फीमेल गैमीट या अपोजिट स्ट्रेन्स का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो रहा है, और फ्यूज होकर के फिर वो इस कंडीशन में पहुंच गया। यहाँ पे देखो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं, ये क्या कहला रहा है, कैरियोगैमी, यानी कि इमीडिएट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज कर गए और उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगी तो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। और सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं, जनरली हैप्लॉइड होते हैं, और ये मतलब डायरेक्ट यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट काम हुआ है। और ये एग्जाम्पल हमें किस में देखने को मिलते हैं, मोस्टली फाइकोमाइसिटीज क्लास में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी देखने को मिला है। एक्सेप्शन ये है, इसको ध्यान से देखिए, और यही चीज़ थी जो मैंने अभी एनसीईआरटी में पैराग्राफ में आपको नहीं समझाया था। पहले यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ पे चलते हैं। होता यह है कि जब ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने के बाद में यहाँ पर ये
n+n की कंडीशन भी है, कुछ टाइम के लिए मतलब रुक जाता है, या कह सकते हो कि मतलब सस्टेन कर जाता है इस पीरियड को, या डोरमेंट कर जाता है। डोरमेंट तो नहीं यूज़ करेंगे, बट हाँ एक गैप आ जाता है दोनों के बीच में। इस फेज को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन। डाई मीन्स, डाई क्या होता है, डाई रिप्रेजेंट 2, और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज है, लेकिन उनके न्यूक्लियस क्या हैं, अलग अलग कंडीशन में पड़े हुए हैं, यानी कि क्या है, प्रोलॉन्ग्ड गैप बिटवीन प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। क्योंकि इसके बाद तो सीधे कैरियोगेमी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो ये इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस फेज को हम कहेंगे डाइकैरियो फेज। और जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। ओके, तो डाइकैरियोटाइजेशन है और फेज क्या है, डाइकैरियो फेज है। इस प्रोसेस को डाइकैरियोटाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों, वो ऑपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, या कह सकते हैं कि वो लोग जेनेटिकली क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, जब अपोजिट स्ट्रेन से हैं तो दोनों न्यूक्लियस जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। और ये एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, एस्को और बेसिडियो में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है डायरेक्ट कि आपको कौन सी क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे आपको डाइकैरियोटाइजेशन या डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है। सो आर आंसर इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, नाउ कम टू द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। वहाँ पे देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है, कि प्लाज्मोगेमी था, कैरियोगेमी था, और फिर उसके बाद में जाइगोटिक मियोसिस हमें देखने को मिल गया था। अब देखो क्या है कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। ठीक है, दो हैप्लॉइड हाइफी कंपैटिबल मेटिंग टाइप के पास आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। बट इन सम फंजाई, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। जैसे कि कुछ में क्या था, प्लाज्मोकेमी के जस्ट बाद क्या हो रहा था, कैरियोकेमी हो जा रही थी। हाउएवर इन अदर फंजाई, जैसे दो क्लासेस मैंने भी बताई ही, यहाँ पर भी वही मेंशन है कि एस्को और बेसिडियो में क्या देखने को मिल रहा है हमें, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक मीन्स n+n की कंडीशन एज इट इज पड़ी रहती है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। मतलब सेल तो एक ही हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करके सेल एक ही रह गया, लेकिन उसमें न्यूक्लियस जो है वो दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। मतलब ये जो अवस्था है या जो ये स्टेज आ रही है, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियोफेज कहते हैं। कंडीशन क्या कहलाएगी, देखो क्वेश्चन मार्क करो, इनमें शब्दों का ही खेल होता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। अगर कंडीशन पूछेगा आपसे कि कौन सी कंडीशन बन रही है, तो क्या बोलोगे आप, डाइकैरियोन कंडीशन बन रही है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कंडीशन में लास्ट में एन है, यहाँ पर भी एन है। बट इफ इट आस्क अबाउट द फेज, बट अगर फेज की बात करेगा तो फेज ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, डाइकैरियो फेज। गॉट इट, कंडीशन डाइकैरियोन, फेज डाइकैरियो फेज। ओके, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज। बाद में क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज करते हैं और सेल क्या बन जाता है, हैप्लॉइड। मतलब पेरेंटल न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तब जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर जाइगोटिक मियोसिस होगा, तब वो क्या बनाएगा, सॉरी, हाँ वही बात कह रहा है कि द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, जब दोनों पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर देंगे तो फिर वो कंडीशन क्या बन जा रही है, डिप्लॉइड बन जा रही है, यानी कि जाइगोट बन गया। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फिर वो फंजाई क्या बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडीज बना रही है। ये देखो, डायरेक्ट नहीं वहां से वो हो रहा है, द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, सेल्स बिकम डिप्लॉइड। ठीक है, सेल कैसे हो गए, डिप्लॉइड हो गए। अब फंजाई क्या कर रहा है, वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। यानी कि मतलब कि जो मियोसिस था या जाइगोटिक मियोसिस था, वो अब कहाँ पे हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर हो रहा है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कहने को मतलब है कि बस हाँ एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी डायरेक्ट एक्सप्लोर करना
इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो जब तक आप थोड़ा सा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप चीज़ों को इजीली ग्रास्प नहीं कर सकते हैं यहाँ से, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद में आप डिटेल जाने के बाद में लाइन टू लाइन जब तक आप नहीं देखोगे, नहीं समझोगे चीज़ों को, इट विल क्वाइट डिफ़िकल्ट। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मतलब अगर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास मतलब क्या 3 बेसिस, मतलब क्या बेसिस होना चाहिए, किस बेसिस पे भाई आप क्लासीफाई करोगे, क्या आपके बेसिक क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो माइसीलियम है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। ठीक है, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर, वो कैसे स्पोर्स बन रहे हैं उसमें। ठीक है, सेक्सुअल हैं, एसेक्सुअल हैं, किस तरीके के हैं, जू स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, कोनिडिया बन रहा है, क्या बन रहा है। एंड द थर्ड वन इज फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब ये 3 चीज़ें आपको पता हैं। इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। और फिर हम उसके बाद में किंगडम फंजाई को फर्दर 4 क्लासेस में डिस्टिंग्विश करते हैं।